कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे भाई, की हाल चाल जी? वधिया सारे तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया है सारी? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। और फर्स्ट ऑफ ऑल फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मतलब आपको नहीं, आपके पापा को, आपको भी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से हर बच्चा अपने फादर के चरण स्पर्श करेगा, अपनी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। ब्लेसिंग्स आपने भी लेनी है, ब्लेसिंग मुझे भी दिलवानी है। मुझे आपने स्पेशली उनको ये बोलना है कि मुझे वो इतनी ब्लेसिंग दे कि मैं आपकी सेवा में लगा रहूं। मतलब जब तक आपके एग्जाम बढ़िया तरीके से नहीं होते ना, जब तक एग्जाम में पास लिखा नहीं आता, उन्हें कहना इतनी शक्ति देना कि आपके लिए मैं हमेशा काम करता रहूं सर। ठीक है, बस उनसे बस ये मांगना कि मैं आपकी सेवा में हमेशा लगा रहूं, मैं पूरी कोशिश करूं अपनी फैमिली के हर बच्चे के अच्छे मार्क्स लेके आने की, बस उनसे उनसे ये मांग लेना जी। ठीक है, बच्चा कैसा, टेंशन मत लो, उन्होंने आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। अगर उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ है ना सर, देखना हम कितनी आगे जाएंगे जी। अच्छा इधर सुना ध्यान से, आज हमारी जीएसटी की क्लास का ना लाइव प्रीमियर चल रहा है, क्योंकि मैं प्योर लाइव नहीं आया था, क्योंकि आज हमारे सुबह से यहाँ पे लाइट का इशू है और वाईफाई काफ़ी बार बीच में कट हो रहा है। बट मेरे को ये था कि मैं आपकी क्लास मिस नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सर क्लास मिस करना ना मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि ऑलरेडी एक क्लास ना नेटवर्क की वजह से हमारी दिक्कत आ चुकी है। तो इसलिए मैं लाइव प्रीमियर कर रहा हूँ जी। सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के आराम से मेरी बातों को सुनेंगे और कोई बच्चा फिजूल में यहाँ पे चैट बॉक्स में चैटिंग नहीं करेगा, ये बात ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज की क्लास हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगा आज, क्लास हमारी थोड़ी सी छोटी होगी पहले नॉर्मल क्लास से। बस जो टॉपिक हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। और मैंने कल वैसे आपको बताया नहीं था, और कई बच्चों ने ऐसे ऐसे कमेंट बॉक्स में लिख दिया ये टॉपिक कराएंगे वो टॉपिक कराएंगे। इधर देखो ध्यान से, आज हम टॉपिक स्टार्ट कौन सा करेंगे जी, फटाफट से बताओ जी। पहले तो सारे बच्चे आ चुके हैं जी, एक बार बताओ जी, क्या सारे बच्चे आ चुके हैं? जल्दी बताओ जी। लो जी, इधर सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब लास्ट क्लास में जो भी हमने टॉपिक एक बार कंप्लीट किए हैं, फटाफट से एक बार पहले वो चेक कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में टॉपिक हमने कौन से कंप्लीट किए हैं जी। एक तो 7.1 ए हमने कंप्लीट कर लिया जी, 7.1 बी हमारा कंप्लीट हो चुका है, 7.1 सी का पैरा 1 हमारा हो गया, पैरा 2 हमारा हो गया, पैरा 3 हमारा हो गया, पैरा 4 हमारा हो गया। फिर 7.1 कैपिटल ए हमने कंप्लीट किया, 7.2 का क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2 हमने यहाँ पे कंप्लीट किया जी। ठीक है जी, ठीक है जी। तो फिर 7.2 बी भी हमने कंप्लीट किया, मतलब लास्ट क्लास में सप्लाई का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं सर अच्छे तरीके से। अप्रोक्सीमेट हमने 3 क्लास लगाई हैं, साथ में एमसीक्यूज भी हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करूंगा सप्लाई के चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगा जी। ठीक है नी, एक बार फटाफट से ना वैसे ही बता दो, जो हमने 7.1 कंप्लीट किया, 7.1 में क्या था कि सप्लाई में क्या आएगा, 7.1 ए में क्या था कि जो भी काम सप्लाई में बनेगा वो किसकी सप्लाई बनेगा, 7.1 कैपिटल है, और कौन कौन से काम होंगे जो सप्लाई में ही कवर नहीं होंगे, वो सारी की सारी बातें हमने 7.2 में कंप्लीट की थी। ये हमने 7.2 भी कंप्लीट कर लिया। ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना आज हमें जो रिवीजन स्टार्ट करनी है, ध्यान सुना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। याद करो, आपको मैंने कहा था कि जीएसटी में टोटल मिला के हमारे 13 चेक पॉइंट कवर होंगे। चेक पॉइंट नंबर 1 गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन वो कंप्लीट कर चुके हैं। चेक पॉइंट नंबर 2 सप्लाई, सारा की सारी बातें हम कंप्लीट कर चुके हैं। चेक पॉइंट नंबर 3 जो था ना कि प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा इंडिया में होना चाहिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर आज हम स्टार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर पे आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और हैं जिसके हमें रिवीजन करनी है, उसके बाद ही ये वाला चैप्टर समझ में आएगा, उससे पहले समझ में नहीं आएगा, तो उसको हम करेंगे थोड़ा सा बाद में। चेक पॉइंट नंबर 4 टैक्सेबल पर्सन, उसको आज हम करेंगे। चेक पॉइंट नंबर 5 जो एग्जामिशन वाला है वो प्रोफेशनल के सिलेबस में है, उसको मैं अलग से रिवीजन करवा दूंगा, एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में नहीं है, इवन सीए इंटर वालों के सिलेबस में भी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जिनके भी एग्जाम, मतलब सीए इंटर वाले बच्चे भी यहाँ पे कुछ बैठे हैं, तो कोशिश करूंगा कि आपके जून एंड से पहले ही एग्जामिशन वाला टॉपिक प्रोफेशनल और सीए इंटर दोनों के लिए मैं अलग से रिकॉर्ड करके डाल दूं। बाकी एग्जीक्यूटिव के अंदर एग्जामिशन वाला चैप्टर है नहीं। उसके बाद जो एक चेक पॉइंट नंबर 6 था ना, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, आज हमें यहाँ पे वो स्टार्ट करना है जी। तो आज हमें यहाँ पे 2 चेक पॉइंट की रिवीजन करनी है। एक तो टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन, टैक्सेबल पर्सन में कौन कौन कवर होगा वो हमें यहाँ पे रिवाइज करना है, और जो वैल्यूएशन वाला चैप्टर है वो हमें यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट करनी है, बस ये पर ध्यान दो जी। और ये फटाफट से एक बार स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट क्लास में सप्लाई का चैप्टर हम पूरा पैकअप कर चुके हैं, आज हमें चेक पॉइंट नंबर 4 से स्टार्ट करना है। अब ये चेक पॉइंट नंबर 4 जो है ना हमारा टैक्सेबल पर्सन का, पहले समझना ध्यान से, मैं टैक्सेबल पर्सन इस वर्ड को इतना इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूं सर। आपका जीएसटी में ना, प्लीज ध्यान सुना सर, देखो मैं आपके चैट बुक्स यहाँ पे पढ़ नहीं रहा हूँ, चैट बुक्स मैंने कर दी है बंद। अब जितने बच्चे सामने बैठे हैं
जितने बच्चे सामने बैठे हैं अगर आज की क्लास को वो समझना चाहते हैं ना तो कोशिश ये करें कि वो भी चैट बॉक्स बंद कर दें, क्योंकि मैंने कल लाइव चैट में कई बार देखा है सर, कई बच्चे डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं बस, और कुछ नहीं करते जी। हाँ, जहां मैं कहूंगा पार्टिसिपेट करो आपने पार्टिसिपेट करना है, अदरवाइज ना अपनी चैट बॉक्स को ना ढक के बैठ जाओ, उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि अगर चैट बॉक्स में बार बार ध्यान लगाओगे तो बड़ी दिक्कत आएगी जी। तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, जो बातें हमें यहाँ पे समझनी है। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ। अब जो यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन वर्ड है, अब इस टैक्सेबल पर्सन वर्ड को मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, इसका भी एक लॉजिक है। अब जितने मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं या जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली के बच्चे हैं, याद करो सर, आपने जीएसटी में ना जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन किया होगा, दैट इज सेक्शन नंबर 9 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ सीजीएसटी। एक सेक्शन नंबर 9 आपका चार्जिंग सेक्शन है, एक सेक्शन नंबर 5 है जो आईजीएसटी का है, और एक सेक्शन नंबर 7 है जो यूटीजीएसटी का है। अब अगर मैं चार्जिंग सेक्शन की बात करूंगा सर, आप सब जानते हो चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है। चार्जिंग सेक्शन ही आपको बताएगा कि किस पर्सन पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, कैसे एप्लीकेबल होगा, कब एप्लीकेबल होगा, वो सारी की सारी बातें चार्जिंग सेक्शन में लिखी होती है। अब चार्जिंग सेक्शन वैसे अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, उसकी रिवीजन अभी हमने स्टार्ट नहीं की, उसको थोड़ी दिनों के बाद करेंगे। बट अभी मैं ये बात कर रहा हूं कि चार्जिंग सेक्शन जो हमारा सेक्शन नंबर 9 है ना, उसमें एक बात लिखी हुई है कि टैक्स शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूंगा, जीएसटी में जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन ये बात कहता है कि जो भी जीएसटी है ना वो पे करने वाला कौन होगा, वो टैक्सेबल पर्सन होगा। ये आपके सामने बेयर एक्ट की डेफिनेशन है सर, ये आपके सामने बेयर लॉ है। देखो जिन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया ना, जिन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया बस आप वही वर्ड पढ़ोगे। देखो एक वर्ड मैंने हाईलाइट किया हुआ है टैक्स, और फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। इसका मतलब क्या है कि जो भी जीएसटी होगा वो पेमेंट करने वाला कौन होगा, वो टैक्सेबल पर्सन होगा। अब जब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जीएसटी शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन, अब ये टैक्सेबल पर्सन किसे कहते हैं वो हमें नहीं पता। अब टैक्सेबल पर्सन में कौन कवर होगा और कौन कवर नहीं होगा, ये सारी की सारी बातें हमारी डेफिनेशन के चैप्टर में हैं। और डेफिनेशन के चैप्टर में सेक्शन 2107 जो है वो टैक्सेबल पर्सन का है। डेफिनेशन के चैप्टर में सेक्शन 2107 जो है ना वो टैक्सेबल पर्सन का है। तो सबसे पहले आज की रिवीजन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 2107 दैट इज टैक्सेबल पर्सन। बहुत ध्यान से पढ़ना, आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा, आप गलती करके आओगे जी। इधर सुना ध्यान से। अब अगर मैं टैक्सेबल पर्सन की बात करूंगा, ये आपके सामने सेक्शन 2107 है जी, जिसको मैंने 3 कलर के अंदर हाईलाइट किया हुआ है। एक कलर मैंने यहां पे रखा हुआ है येलो, एक कलर ग्रीन है, एक कलर पिंक है। उसका रीजन क्या है, ये तीनों वर्ड आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार चेक करना सर टैक्सेबल पर्सन में क्या लिखा हुआ है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं टैक्सेबल पर्सन मींस का मतलब क्या है, आप चैट बॉक्स में लिख के बताओ मींस का मतलब क्या होगा। इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव है। मतलब टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में यही लोग कवर होंगे जो यहाँ पे दिए हैं, टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में ये भी लोग कवर होंगे जो यहाँ पे दिए हैं। गवर्नमेंट ये नहीं कह रही, मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि टैक्सेबल पर्सन में ना यही लोग कवर होंगे जो सेक्शन 2107 में दी हैं। इसको छोड़ के टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में कोई भी लोग कवर नहीं होंगे। अब टैक्सेबल पर्सन में कौन कवर होगा, चेक करो गवर्नमेंट ने क्या कहा है। गवर्नमेंट कह रही है टैक्सेबल पर्सन मींस ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24। सर प्लीज ध्यान सुनना, प्लीज ध्यान सुनना। अब आप में से काफी सारे बच्चे ये डेफिनेशन रीड तो कर लेते हैं, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या वो समझ नहीं पाते। अब सेक्शन 2107 ये बात कह रहा है कि टैक्सेबल पर्सन मींस ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, उसको हम बोलेंगे टैक्सेबल पर्सन। अब सुनना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं सर, बहुत ध्यान सुनना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है। हर बच्चा चैट बॉक्स में मुझे आंसर देगा। क्या आप में से कोई सिंगल बच्चा भी ऐसा है जो मुझे ये बता दे कि जीएसटी में जीएसटी ना देने की एग्जम्पशन लिमिट कितनी है। बस मुझे चैट बॉक्स में ये बता दो कि जीएसटी में जीएसटी ना देने की एग्जम्पशन लिमिट कितनी है। एक बार बताना जरा चैट बॉक्स में, भाई जीएसटी में जीएसटी ना देने की एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताओ जी, जल्दी बताओ। कई बच्चे कह रहे हैं सर नील है, कई बच्चे कह रहे हैं 10 लाख है, 20 लाख है, 40 लाख है। अपनी अपनी कहानी गढ़ने में बस लगे हुए हैं। कई बच्चे नील की तरफ हैं, कई बच्चे 10 लाख की तरफ हैं, कई बच्चे 20 लाख की तरफ हैं, कई बच्चे 40 लाख की तरफ हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, जीएसटी में जीएसटी ना देने की एग्जम्पशन लिमिट जो है ना वो 0 है। सर जीएसटी में जीएसटी ना देने की एग्जम्पशन लिमिट कोई भी नहीं है। जो बच्चे 10 लाख और 20 लाख और 40 लाख की बात कर रहे हैं ना, वो जीएसटी ना देने की लिमिट नहीं है, वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना करवाने की लिमिट है।
अब रजिस्ट्रेशन ना कराना और जीएसटी ना देना ये दोनों बातें अलग अलग हैं, पहली बात तो ये समझ लो। सर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जब जीएसटी आने से पहले सर्विस टैक्स था तो सर्विस टैक्स में 10 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट थी। जब उससे पहले एक्साइज लॉ था तो एक्साइज लॉ में 150 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट थी। बट जीएसटी में ऐसी जीएसटी ना देने की कोई भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना करवाने की लिमिट तो है बट जीएसटी ना देने की लिमिट नहीं है। एक बच्चा ये बात कह रहा है, यार मुझे तो ना विवेक सर की समझ नहीं आ रही, सही बताऊं भाई। पहली बात तो यार फादर्स डे है, अब फादर्स डे पे सर कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं। सर कह रहे हैं भाई जीएसटी में जीएसटी ना देने की कोई भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, बट हमने क्लास में पढ़ा हुआ है कि 10 लाख रुपए की लिमिट है कुछ स्टेट के अंदर, और 10 लाख रुपए की लिमिट पता है कहां पे है, याद करो, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया जी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। और कुछ स्टेट में 20 लाख रुपए की लिमिट है, कुछ स्टेट में 40 लाख रुपए की लिमिट है। अब जो ये 10, 20 और 40 लाख रुपए की लिमिट है, ये वही तो है जीएसटी ना देने की। सर आपने वो लिमिट ध्यान से नहीं पढ़ी, वो लिमिट आपकी सेक्शन 22 में कवर होती है। सर आगे जाके हम एक चैप्टर की रिवीजन करेंगे रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में सेक्शन 22 ये बात कहता है कि लिमिट आपकी 10 लाख रुपए की है, लिमिट आपकी 20 लाख रुपए की है, लिमिट आपकी 40 लाख रुपए की है। मेरे बच्चे, मेरे नोनू सोनू, मेरे भिंडी, मेरे महरून कलर के बच्चे, ये बात ध्यान देना कि जो ये 3 लिमिट एप्लीकेबल है ना, वो रजिस्ट्रेशन ना करवाने की लिमिट है, वो जीएसटी ना देने की लिमिट नहीं है। इट मींस गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर किसी पर्सन की टर्नओवर 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है या 40 लाख रुपए है, उसे रजिस्ट्रेशन करवाने की लाइबिलिटी नहीं है। वो ये नहीं कह रहे वो जीएसटी देने की लाइबिलिटी नहीं है। तो पहली बात तो ये समझो कि जो लिमिट आप मुझे बोल रहे हो ना, वो रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में है, सेक्शन नंबर 22 या 23 में है, वो और कहीं पर भी नहीं है। अब एक बच्चा कहता है, यार विवेक सर को ना तू ही समझा भाई, मेरे बस का तो है नहीं विवेक सर को समझाना। मतलब उधर से सर कह रहे हैं कि 10, 20 और 40 लाख रुपए की लिमिट जो है वो रजिस्ट्रेशन की है, उधर से कह रहे जीएसटी ना देने की तो है नहीं वो लिमिट। अब सर को ये बातें कौन समझाए भाई, जिस पर्सन की टर्नओवर ही 10 लाख होगी, 20 लाख होगी, 40 लाख होगी, वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएगा ही नहीं। और जब वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराएगा तो वो जीएसटी कैसे पे करेगा? भाई सिंपल सी बात है, जो लोग जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हैं वो तो जीएसटी पे करने के लायबल ही नहीं है। और जब वो जीएसटी पे करने के लायबल ही नहीं है तो उस केस में फिर 10, 20 और 40 लाख रुपए की लिमिट ही तो बन गई जीएसटी ना देने की। बस यही मुझे फर्क समझाना है सर, यही फर्क है। मार्केट में कई बच्चे ऐसे नालायक घूम रहे हैं जो ये गलत अफवाह फैला रहे हैं कि जीएसटी ना देने की लिमिट 10, 20 और 40 लाख रुपए, और मैं प्रूफ कर दूंगा इस क्लास में कि जीएसटी ना देने की कोई भी लिमिट नहीं है। और आप खुद बोल के चाहोगे सर, अभी आप चैट बॉक्स में लिखोगे सर वाकई ही कमाल कर दिया, ये कॉन्सेप्ट आपने समझा दिया ना, लाइफ टाइम याद रहेगा, आपको ध्यान रखना। और ये कई बच्चे बातचीत कर रहे हैं जी, ये कई बच्चे बातचीत करने में लगे हुए हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सर, चाहे वीडियो को डिसलाइक ठोक दो सर, मैं कह रहा हूँ चाहे वीडियो को डिसलाइक ठोक दो, भर भर के डिसलाइक ठोक दो, बट प्लीज़ बातचीत नहीं करनी यार। अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही, प्लीज़ बाकी को डिस्टर्ब मत करो, और घर वालों की नज़रों में नालायक को धूल मत झोंको। मतलब कई नालायक बच्चे सामने ऐसे हैं, समझ, मोबाइल सामने खुला हुआ है, लैपटॉप खुला है, उधर मैसेज कर रहे हैं, हेलो बेबी क्या हाल चाल है आपके, बेबी आपने ताना ताल लिया, बेबी क्या रोटी खाई है आपने, बेबी कितनी रोटी खाई है आपने। ये नालायक ऐसी बातें कर रहे हैं। सर 1 घंटा पढ़ने के लिए बैठे हो, पढ़ने के लिए बैठो, देख लो स्पेशली आज सर आपको पता नहीं है मेरे को पूरा दिन में कितनी दिक्कत आई है। मतलब वाईफाई बार बार कट हो रहा था, मुझे था कि मैं आपकी क्लास मिस ना कर दूं कहीं, मैंने कैसे भी कोशिश करके क्लास डाली और प्रीमियर पे लगाई है। क्यों? क्योंकि ताकि आपका 1 घंटा वेस्ट ना हो, क्योंकि हर बच्चा वेट करता है इस 1 घंटे की, आपका नुकसान ना हो, तो मैंने पूरा काम किया आज फिर। और फिर आप ये हरकतें करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है सर। इधर सुना मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, अब प्लीज ध्यान सुना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब बच्चा कह रहा है सर 10, 20 और 40 लाख रुपए की लिमिट आपने बोली है, आप बार बार कह रहे हो कि वो लिमिट रजिस्ट्रेशन ना करवाने की नहीं है। भाई सिंपल सी बात है सर, मेरा एग्जाम्पल है, मान लो मेरे पापा हैं, एक बच्चा कह रहा है सर मेरा एग्जाम्पल है, मान लो मेरे फादर हैं, मेरे फादर के केस में ना लिमिट मान लो 40 लाख रुपए की एप्लीकेबल है, मेरे फादर की टर्नओवर 30 लाख रुपए की है। अब अगर 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है, मेरे फादर की टर्नओवर 30 लाख रुपए की है, तो क्या मेरे फादर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लायबल हैं? मैं कहा बिल्कुल भी नहीं है। एक बच्चा कहता है सर मेरे फादर सर्विस देने वाले हैं, उनकी लिमिट 20 लाख रुपए की है, मेरे फादर की टर्नओवर 15 लाख रुपए की है, तो क्या वो लायबल हैं? मैं कहा बिल्कुल भी नहीं है। एक बच्चा कहता है सर मेरे फादर नागालैंड में रहते हैं, त्रिपुरा में रहते हैं, मिजोरम में रहते हैं, उनकी 8 लाख रुपए की टर्नओवर है, लिमिट वहां पे 10 लाख रुपए की है, तो क्या मेरे फादर लायबल हैं? मैं कहा बिल्कुल भी नहीं है। अब बच्चा कह रहा है सर जब मेरे फादर लायबल ही नहीं है तो क्या वो जीएसटी पे करेंगे? मैं कहा बिल्कुल पे नहीं करेंगे। कहता जब मेरे फादर जीएसटी ही पे नहीं करेंगे
तो सर फिर यही तो बात निकल के आ गई कि जो लिमिट रजिस्ट्रेशन की है वही सेम लिमिट तो जीएसटी ना देने की हुई। मैं का आंसर इज नो, मैं का आंसर इज नो, आंसर इज नो। अब मेरा एग्जांपल सुनो, मेरे डाउट सुनो, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। आपने मुझे कहा आपके फादर की टर्नओवर 30 लाख रुपए हैं, मैंने क्या बोला, वो लायबल नहीं है। एक बच्चे ने मुझे बोला मेरे फादर के टर्नओवर 15 लाख रुपए है, मैंने क्या बोला, वो लायबल नहीं है। एक बच्चे ने बोला मेरे फादर त्रिपुरा के अंदर रहते हैं, उनकी टर्नओवर 8 लाख रुपए हैं, मैंने क्या बोला, लायबल नहीं है। तीनों के अंदर मैंने आंसर दिया। मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, आपके फादर वैसे लायबल तो नहीं है, बट क्या वो अपनी मर्जी से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते? आंसर इज यस, करवा सकते हैं। सर अगर आपके फादर मुझसे कंसल्ट करें ना, आपके फादर अगर ये बात कहें, विवेक एक बात बताओ यार, कि वैसे मैं लायबल तो नहीं हूं, वैसे मैं लायबल तो नहीं हूं, बट मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी मर्जी से ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लूं, तो क्या मैं करवा सकता हूं? मैं कहा बिल्कुल करवा सकते हूं। अब दूसरा बच्चा कहता है यार ऐसे कौन लोग पागल होंगे, ऐसे कौन लोग पागल होंगे भाई जो लोग टर्नओवर के अंदर आ रहे हैं फिर भी वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। सर ऐसे लाखों लोग पागल हैं, ऐसे लाखों लोग पागल हैं। अगर आप जीएसटी का डेटा चेक करोगे, मैंने कहा ना प्रैक्टिकल नॉलेज आप में से कई बच्चों के पास नहीं है, इसलिए क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं। सर अगर आप जीएसटी का डेटा चेक करोगे, अरे 40% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो वॉलंटरी हैं। मतलब 40% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लायबल नहीं हैं बट फिर भी अपनी मर्जी से करवा रहे हैं। उसका रीजन पता क्या है? उसका रीजन क्या है? ध्यान सुना, रीजन क्या है? एक बात मैं सोच के बताओ जी। मान लो आप जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हो, आपके फादर साहब ना 10 लोगों के बीच में खड़े हैं। आपके फादर साहब, इमेजिन करना प्रैक्टिकली, अगर ये लाइनों को समझना चाहते हो, सर है ये डेफिनेशन 1.5 लाइन की, है ये डेफिनेशन 1.5 लाइन की। इसको मैं रिवाइज नहीं करा रहा, इसको मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, इसको मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं। सर वो बात अलग है, रेगुलर बैच जितना नहीं, बट हाँ फिर भी हम डिटेल में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन आगे जाके बहुत काम आनी है और आप में से कोई बच्चा गलती ना कर दे, इसलिए ध्यान सुन लेना जी। अब ध्यान सुना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपके फादर जो हैं वो 10 लोगों के बीच में खड़े हैं जी। अब अगर आपके फादर 10 लोगों के बीच में खड़े हैं तो 10 में से ना 9 लोग जो हैं वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, बट आपके फादर अनरजिस्टर्ड हैं। अब जब आपके फादर अनरजिस्टर्ड हैं तो उन 9 लोगों के मन में क्या जाएगा? उन 9 लोगों के मन में क्या थॉट जाएगा आपके फादर के प्रति? पता क्या थॉट जाएगा? उनके मन में ये जाएगा, अरे यार इसकी टर्नओवर तो 20 लाख रुपए नहीं है। अगर आपके फादर गुड्स वाले हैं, इसकी टर्नओवर तो 40 लाख रुपए नहीं, ये तो बहुत छोटा बिजनेसमैन है, ये हमसे क्या कंपीट करेगा? अब सोच के बोलना, अगर उन 9 लोगों के दिमाग में आपके फादर की ये इमेज गई कि आपके फादर छोटे बिजनेसमैन हैं, तो कितनी बड़ी दिक्कत आपके फादर को आएगी। क्यों? क्योंकि आपके फादर के पास कस्टमर आना कम हो जाएंगे और आपके फादर के पास तो वो कस्टमर बिल्कुल भी नहीं आएंगे जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। क्योंकि अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे, आपके फादर के पास आएंगे, आपके फादर बिल में जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, पिछले वाला जीएसटी कॉस्ट में ऐड करेंगे, वो आपके फादर के पास क्यों आएंगे? सर सोच के बोलना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो अनरजिस्टर्ड लोग होते हैं उनके पास ना छोटे मोटे लोग तो आते हैं सामान परचेस करने के लिए, बड़े लोग नहीं आते। और अगर मेरे फादर का ड्रीम है कि पूरे इंडिया में बिजनेस करना, अच्छा बिजनेस सेटअप करना, पूरे कंप्लायंस पूरे करना और अपने आप को यह दिखाना कि यस मैं भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, तो उसके लिए आपके फादर को जीएसटी में आना पड़ेगा। और मैंने क्या बोला अभी? मैंने क्या बोला अभी? 40% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लोग लिमिट के अंदर आ रहे हैं बट फिर भी अपनी मर्जी से करवा रहे हैं। क्यों? ताकि उनकी मार्केट में एक रेपुटेशन बने। और वही, सर प्लीज ध्यान सुना, हेलो अंकल सीधो के बैठो, सीधो के बैठो नालायक, बिल्कुल सीधो के बैठो। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर वही आपके फादर की टर्नओवर मान लो 15 लाख रुपए होती, आपके फादर की लिमिट 40 लाख रुपए, वैसे लिमिट 40 लाख रुपए, बट आपके फादर की टर्नओवर 15 लाख रुपए है और 15 लाख पे आपके फादर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड करवा लें तो देखने वाले को यह लगेगा कि आपके फादर की टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है। सर उसको क्या पता मेरी टर्नओवर कितनी है? क्योंकि सोचने वाला क्या सोचेगा, भाई जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बड़ा बिजनेसमैन है, 40 लाख से ऊपर होगी क्योंकि इसने जीएसटी में करवा रखा है। अब सोच के बोलना जी, मेरी टर्नओवर एक्चुअल में 15 लाख है, मेरी टर्नओवर 10 लाख है, मेरी 5 लाख रुपए, फिर भी मैंने करवा लिया, तो क्या मार्केट में एक इमेज क्रिएट हो गई? नहीं होगी? यस होगी। बच्चा कह रहा है सर कंप्लायंस भी तो बढ़ जाएंगे। कंप्लायंस तो सर बढ़ेंगे, कंप्लायंस तो बढ़ेंगे, बट कंप्लायंस से क्यों घबराना जब मेरा बिजनेस बढ़ने को तैयार है? सर जब मेरा बिजनेस बढ़ने को तैयार है, आपके फादर जिस दिन जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाएंगे, जब भी कोई सामान बिजनेस के लिए परचेस करेंगे, साहब आईटीसी क्लेम करेंगे,
सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा? आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, कैस्केडिंग इफेक्ट बंद हो जाएगा। हाँ नो डाउट कंप्लायंस बढ़ जाएंगे, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, बट अगर आपके फादर का उससे बिजनेस बढ़ रहा है तो कंप्लायंस बढ़ाने में क्या फायदा है? और सर 40% लोग पागल तो नहीं होंगे ना? 40% लोग पागल तो नहीं होंगे? आप अभी जीएसटी का डेटा चेक करना, आपको नजर में आ जाएगा 40% लोग से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लायबल नहीं है करवाने के, बट फिर भी करवा के बैठे हैं। रीजन बिंग क्या है? क्योंकि उनको पता कि अगर हम रजिस्टर्ड होंगे तो मार्केट में नाम क्या जाएगा कि ये पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये जीएसटी चार्ज करेगा, ये आईटीसी भी क्लेम करता होगा, यहां कैस्केडिंग भी नहीं होगा, तो बेटर ये है हम इससे सामान परचेज करें। ये बात ध्यान देना चाहिए। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन सुनो जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। सामने बच्चा बैठा थी, क्या नाम है आपका? विभोर। विभोर बच्चा बैठा सामने, विभोर कह रहा है सर हमारा एक क्वेश्चन है। विभोर कह रहा है सर जैसे मान लो आपने कहा भाई रजिस्ट्रेशन का चैप्टर हम बाद में जाके करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कई बच्चे एक लाइन पे लग जाते हैं, सर 10, 20 और 40 लाख की लिमिट किस किस स्टेट में है वो बता दो। कई बच्चे इस पे लगे हों बस, जबकि मैंने अभी बताया है कि हम चैप्टर की रिवीजन करेंगे रजिस्ट्रेशन की, उसमें सारी बातें आएंगी। बट मैं अभी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमें 2107 में टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन पढ़नी है, इसलिए बता रहा हूं जी। तो सर लिमिट कहां कहां पे है, किस स्टेट में 10 लाख है, किस में 20 लाख है, किस में 40 लाख है, और किस किस केस में है, वो सारी बातें मैं हूं ना सर। आज हमारा 12वां लेक्चर है साहब, आज हमारा 12वां लेक्चर है। अभी 18 घंटे हमारा जीएसटी और बचा है। जब मैं 18 घंटे में इतना बढ़िया यूट्यूब पे जीएसटी जो मैंने क्लास डाली है वो रिवाइज करवा सकता हूं, तो आप सोच लो 30 घंटे में क्या होगा। तो 18 घंटे हमारी बची हैं अभी, रिवीजन बहुत बढ़िया से होगी। बस मुझे टाइम दे दो सर, जिस तरह से मैं करा रहा हूं उस तरह से चलने दो। जिस दिन जीएसटी खत्म होगा ना, डॉक्टर लाल पैथ लैब वाले बुला लूंगा, अपना ब्लड टेस्ट करवा लेना, वो भी हैरान ना होगा कि अंदर से जीएसटी निकल रहा है, फिर मुझे बोल देना जी सर खून की जगह ना, खून की जगह बाहर जीएसटी निकल के आएगा। बस मुझे अपने तरीके से चलने दो, आपके डाउट्स भी सारे खत्म हो जाएंगे। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब विभोर का ना डाउट मेरे पास ही आया। विभोर कह रहा सर एक डाउट मेरे को है। मैं कहा विभोर क्या डाउट है? कहता डाउट ये है जैसे मान लो मेरे फादर की ना 40 लाख रुपए की लिमिट है। मैं कहा ठीक है। कहता बट मेरे फादर की टर्नओवर 10 लाख रुपए है। मैं कहा ठीक है। कहता क्या मेरे फादर लाइबल है? मैं कहा लाइबल तो नहीं है। कहता क्या मेरे फादर अपनी मर्जी से करवा सकते हैं? अब हर बच्चा मेरी फैमिली का चैट बॉक्स में लिखेगा जी विभोर के सवालों का आंसर दो रही। क्या विभोर के फादर, हेलो, क्या विभोर के फादर अगर टर्नओवर 10 लाख रुपए है, क्या वो अपनी मर्जी से जीएसटी में जा सकते हैं? आंसर इज यस, आंसर इज यस, आंसर इज यस, वॉलंटरी करवा सकते हैं। अब विभोर कह रहा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो मेरे फादर ने आपकी बात मानने के बाद ना 10 लाख के बाद जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो अगर मेरे फादर ने 10 लाख के बाद ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो सर मेरे फादर क्या बन गए? आपके फादर पता क्या बन गए? आपके फादर बन गए रजिस्टर्ड पर्सन। आपके फादर क्या बन गए? हर बच्चा चैट बॉक्स में लिखे रही विभोर के फादर क्या बन गए? वो बन गए रजिस्टर्ड पर्सन। अब विभोर कहता है सर जैसे ही मेरे फादर रजिस्टर्ड पर्सन बने, क्वेश्चन सुना, क्वेश्चन जी, क्वेश्चन कितना बढ़िया है। विभोर कह रहा है सर जैसे ही मेरे फादर रजिस्टर्ड पर्सन बने, क्या वो अब अपने इनवॉइस पे जीएसटी चार्ज करेंगे? क्या अब जो वो सामान परचेज करके आएंगे उस पे आईटीसी क्लेम करेंगे? मैं कहा विभोर बिल्कुल करेंगे। कहता सर बस यही मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों है कि जब मेरे फादर की टर्नओवर 10 लाख रुपए है और मेरे फादर ने मान लो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, मान लो मेरे फादर रजिस्टर्ड पर्सन भी बन गए, बट अगर मेरे फादर रजिस्टर्ड पर्सन बन गए तो वो जीएसटी क्यों चार्ज करेंगे? क्योंकि उनकी लिमिट तो 40 लाख रुपए की है ना, तो वो जीएसटी तो 40 लाख के बाद चार्ज करेंगे। मैं कहा बस यही विभोर गलती कर रहे हो, यही सब बच्चे गलती करते हैं। मैं कहा विभोर इसीलिए मैंने यार बेयर एक्ट में ना, बेयर एक्ट में खोल के आपको चार्जिंग सेक्शन दिखाया है। देखो सेक्शन नंबर 9, सर मेरे घर का तो है नहीं ना, ये लैंग्वेज मेरी है, ये लैंग्वेज किसकी है? बेयर एक्ट की है, मतलब लॉ बनाने वालों की लैंग्वेज है। सेक्शन 9 लेवी एंड कलेक्शन, बहुत ध्यान से पढ़ लेना क्या लिखा है? टैक्स। टैक्स कौन सा? सीजीएसटी। सर ये तो सिर्फ सीजीएसटी के बारे में लिखा है, नहीं। सेक्शन 5 अगर आईजीएसटी का करोगे उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। अगर सेक्शन 7 यूटीजीएसटी का करोगे उसमें यूटीजीएसटी के बारे में, मतलब हर एक्ट में सेम लिखा हुआ है। तो बस यहां पे ना सीजीएसटी की बजाय जीएसटी दिमाग में लेके चलना। वो ये बात कहना चाह रहे हैं टैक्स मींस जीएसटी, टैक्स मींस जीएसटी, जीएसटी शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। मतलब जीएसटी जो देने वाला होगा ना, जीएसटी की कलेक्शन जो करेंगे वो हम किससे करेंगे? टैक्सेबल पर्सन से करेंगे।
अब जब जीएसटी के चार्जिंग सेक्शन ने ही बोल दिया, हेलो, जब जीएसटी के चार्जिंग सेक्शन ने ही बोल दिया कि जीएसटी शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन, तो दिमाग में डाउट आ गया टैक्सेबल पर्सन कौन है। दिमाग में डाउट क्या आ गया, टैक्सेबल पर्सन कौन है। और जब मैं टैक्सेबल पर्सन के पास गया, उसने बोला टैक्सेबल पर्सन मींस ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। अब विभोर, अब तो मेरे सवालों का जवाब आप दे सकते हो जी। इवन विभोर क्यों, मेरी पूरी फैमिली मेरे सवालों का जवाब दे सकती है। अगर विभोर के फादर ने 10 लाख के बाद ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो क्या आपके फादर लायबल बने या रजिस्टर्ड बने? रजिस्टर्ड बने। और जैसे ही आपके फादर रजिस्टर्ड बने, वो क्या बन गए? टैक्सेबल पर्सन। और जैसे ही वो टैक्सेबल पर्सन बने, चार्जिंग सेक्शन लग गया। जैसे ही चार्जिंग सेक्शन लगा, उसने कहा टैक्स शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। तो सर ध्यान रखना, हेलो मेरे गोभी कलर के बच्चे, देखो ये फुल गोभी बैठी है सामने, ये गोभी बैठी है, ये टिंडे बैठे हैं, ये हरा साग भी बैठा है, ये शिमला मिर्च बैठी है, ये पालक कलर का बच्चा बैठा है नालायक। अब मुझे सोच समझ के बोलना चाहिए, मुझे सोच समझ के बोलना। आज के बाद अगर मेरी इस फैमिली के बच्चे से, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सर, जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, अगर उनमें से किसी सिंगल बच्चे के मुंह से भी ये निकल गया ना कि जीएसटी ना देने की लिमिट 10, 20 और 40 लाख रुपए है, मैं कान पकड़वाऊंगा और मुर्गा बनाऊंगा उनको। सर फिर आप मेरी क्लास के बच्चे नहीं हो सर। आप ये बोलोगे आज के बाद ना, मेरी फैमिली का हर बच्चा ये बोलेगा, क्या बोलेगा? आज के बाद मेरी फैमिली का हर बच्चा ये बोलेगा, क्या बोलेगा? आज के बाद मेरी फैमिली का हर बच्चा ये बोलेगा, बच्चा कह रहा है क्या बोलेगा? मैं कहा ये बोलेगा कि जीएसटी में जीएसटी देना या ना देना किसी लिमिट पर डिपेंड नहीं करता। जीएसटी में जीएसटी देना या ना देना किसी लिमिट पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है रजिस्ट्रेशन पर, वो डिपेंड करता है रजिस्ट्रेशन पर, वो डिपेंड करता है रजिस्ट्रेशन पर, वो डिपेंड करता है रजिस्ट्रेशन पर। अगर तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तुम्हें जीएसटी देना पड़ेगा, चाहे तुम्हारी टर्नओवर कितनी ही क्यों ना हो। और अगर तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, तुम्हारे पर जीएसटी एप्लीकेबल भी नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी देने वाला टैक्सेबल पर्सन है, और टैक्सेबल पर्सन मींस ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 एंड 24। तो साहब मेरी एक बात सुन के जाना जी, यहां पे जो ये टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में रजिस्टर्ड वर्ड लिखा है ना, तो रजिस्टर्ड मींस अपनी नोटबुक में लिख लेना जी। जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं उन्होंने तो लिखा होगा, ये यूट्यूब फैमिली वाले बच्चे हैं ये सुन के जाएंगे। जो यहाँ पे एक वर्ड है रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड मींस क्या होता है? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर्ड मींस क्या है सर? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, मतलब जितने भी लोग अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो सब लोग भी टैक्सेबल पर्सन की ही कैटेगरी में कवर होते हैं। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है? तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए ना, तो घबराना मत, हाय 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 पेपर बाहर से बन गया, हाय विवेक कहीं वहीं बैठे बैठे वहां पे गालियां देनी स्टार्ट कर दो। मतलब कई बच्चों का ना, कई बच्चों को होता है, मतलब एकदम ऐसे पैनिक हो जाते हैं जैसे पता नहीं तूफान आ गया हो। बस उनको एक क्वेश्चन ऐसा दिख जाए जो एग्जाम में नहीं आता हो, वहीं गाली देंगे टीचर को। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, 20 क्वेश्चन नहीं आते, 80 तो आते हैं। 80 पे दिमाग लगा लो। नहीं 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 सर, ना 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 ना, जो आते हैं सर उस पे दिमाग नहीं लगाना, जो नहीं आते वहां दिमाग लगाना है। क्यों? क्योंकि जो नहीं आते वहां दिमाग लगाएंगे तो जो आते होंगे वो भी भूल जाएंगे, फिर और मजा आएगा एक्सक्यूज देने में, फिर और मजा आएगा गाली देने में। कई बच्चों का यही काम होता है सर। मतलब बच्चा बाहर के पता क्या बोलेगा? अरे सर 10 नंबर का तो पेपर पता ही नहीं लगा कहां से आया। वाह भाई वाह, 10 नंबर का पेपर पता नहीं लगा कहां से आया। 90 नंबर का तो पता था ना, 90 में से कितने आएंगे? आपको जान के हैरानी होगी सर, आप मेरी बातों को मजाक लेते होगे, आपको जान के हैरानी होगी, अकाउंट्स का पेपर मैंने 98 मार्क्स का किया था और 94 मार्क्स आए थे मेरे। मतलब मैंने आज तक सर, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैंने आज तक पेपर 100 नंबर का पेपर, एक पेपर ही पूरा नहीं किया होगा, बट जितना मैंने किया तसल्ली से किया और नंबर मेरे को वहां से वहां मिले। भैया मैं वो क्यों देखूं जो नहीं आ रहा? जो नहीं आ रहा उसको एक बार छोड़ दो, जो आता है उस पर टाइम लगाओ ना। बट हैरानी क्या है, बच्चा एग्जाम में वहीं पे टाइम लगाएगा जो नहीं आता होगा। उसको क्या लगता है जो आता है वो तो बाद में कर लूंगा, जो नहीं आता वो पहले कर लेता हूं, जो नहीं आता होगा दिमाग खराब हो जाएगा, जो आता होगा वही भूल जाएगा, काम ही खत्म, बच्चा तभी तो फेल हो रहा है। और मैंने एक वीडियो बना के डाली भी थी सर, आपकी रियलिटी क्या है ये ध्यान रखना। जब भी आपका एग्जाम 100 नंबर का होता है, कम से कम गारंटी दे रहा हूं, मेरे पास 20 अटेम्प्ट तक के पेपर ले आओ सर। मैं कह रहा हूं जब से इंस्टीट्यूट बना है तब से उठा के पेपर ले आओ, मैं 100 नंबर में से 50 नंबर का आपको आसान पेपर दिखा दूंगा।
अब अगर 100 में से 50 का आसान आ रहा है, क्या आप 50 नंबर नहीं ले पा रहे? पहले वो 50 करो। बच्चा कहता है नहीं पहले वो 50 करूंगा जो नहीं आते होंगे। करो फिर, एग्जाम रिजल्ट आएगा ही नहीं आपका। क्यों? आपके दिमाग में एक थॉट बैठ गया कि पहले मुझे गाली देनी है टीचर को, फिर तैयार करने हैं मुझे एक्सक्यूज, फिर ये सारे काम करोगे तो पढ़ाई में क्या ध्यान लगेगा? तो मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, आपका ना करियर है, करियर से खेलना मत। इस बार जब भी आप 10 अगस्त को एग्जाम देने के लिए जाओगे, या जब भी आपके एग्जाम होंगे, एग्जाम देने, सबसे पहला काम होगा जो आपको आता है उस पर टाइम लगाना। जो नहीं आता एक बार छोड़ो, मैं लिख के दे रहा हूं सर, जो नहीं आता होगा ना वो भी आना स्टार्ट हो जाएगा। कब? अगर पहले जो आता होगा वो आपने कर लिया। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम लगाता नहीं, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है हमारे पास सिर्फ जीएसटी की रिवीजन क्लास में। तो टाइम कई बच्चों को लग रहा है वेस्ट हो रहा है, तो मैं टाइम यहाँ लगाना नहीं चाहता। बस ये कहूँगा कि जितना आता होगा उस पर टाइम लगाना, नहीं तो सर बाद में एक्सक्यूज़ ही रहते हैं। गाली गुली किसी को देनी हो टीचर को, वो बाहर आके दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे फ़ोन घुमा देना, 100 गालियाँ मुझे सुना देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुन लूँगा आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट कम से कम एग्ज़ाम में आपका दिमाग कूल होना चाहिए। एग्जाम में एकदम पैनिक नहीं होना, फ्रस्ट्रेशन दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जितना आता है पहले उस पर ध्यान लगाओगे, गारंटी दे रहा हूं सर वो अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा जी। मतलब जिस एग्जाम में आप ये सोच के गए कि यार मैं ये करूंगा कि जो पहले आता होगा पहले वो करूंगा, जो नहीं आता होगा छोड़ दूंगा। एक बच्चा कहता है सर अगर 100 नंबर का ही ना आता हो तो क्या करेंगे? तो फिर सर नालायक नहीं हो आप। फिर नालायक की ऊपर कैटेगरी होती है, उससे ऊपर कैटेगरी होती है, मैं आपको क्या बोलूँ, आप वो भी नहीं हो। सर 100 का नहीं आता होगा वो तभी होगा जब पहली बार आप एग्जाम देने जा रहे हो, बिना बुक खोले, आपको टैक्स का टी भी नहीं पता, तो भी 100 का नहीं आता होगा आपको, तभी होगा सर। ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं तो अगर रिवीजन क्लास भी मेरी देखी है, जिसने 30 दिन की ना जीएसटी की रिवीजन क्लास भी देख ली, गारंटी दे रहा हूं सर आपके एग्जाम में जीएसटी में ना कम से कम भी कह रहा हूं, अगर 50 नंबर का है ना, आपके 25-30 नंबर आपके होंगे सिर्फ रिवीजन क्लास देखने के बाद भी। तो बेकार की बातें हैं सर, अगर आता ही ना होगा तो। फिर आता नहीं का मतलब आपका काम खत्म हो चुका है। फिर इधर देखो ध्यान से, फटाफट से आओ जी मुझे। अब जल्दी बताओ नहीं, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी बोलो। पहले तो ये बताओ टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन किस सेक्शन में है जी? हाँ जी, टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन किस सेक्शन में है? सेक्शन 2107 में है। सेक्शन 2107। एक बार दोबारा बोलो टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन क्या है जी? चैट बॉक्स में लिखो, टैक्सेबल पर्सन मींस ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। और टैक्स कौन देने वाला है? हाँ जी, टैक्स शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। और टैक्सेबल पर्सन कौन होगा? जो रजिस्टर्ड होगा या लाइबल होगा। मतलब अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गया, चाहे अपनी मर्जी से हुआ चाहे मैं लाइबल था, तो जहां मैं जीएसटी देने के, मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड हुआ ना, मैं जीएसटी देने के लाइबल हो जाऊंगा। मतलब अपने दिमाग में ये बात डाल के चलो कि जीएसटी देना या ना देना किसी एग्जम्पशन लिमिट पे बेस नहीं होता, रजिस्ट्रेशन पे बेस होता है जी। तो आज के बाद अगर कोई बोले मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, यस जीएसटी देने का लाइबल हूं, फिर वो ये बोले लिमिट 40 लाख है, कहना जी मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप बोल देना मुझे फर्क नहीं पड़ता लिमिट कितनी है, तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना। अगर तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, लाइबल टू पे जीएसटी, बात खत्म। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि देना या ना देना किसी लिमिट पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? रजिस्ट्रेशन पे। तो अब जाके हमारा चेक पॉइंट नंबर 4 खत्म हो गया जी। अब ये सेक्शन 22 क्या है और सेक्शन 24 क्या है? जब हम करेंगे रजिस्ट्रेशन का चैप्टर तो आपको वहां पे बताऊंगा कि 22 और 24 क्या है। इवन एक सेक्शन 23 है, उसको भी हम वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के जो भी सेक्शन होंगे उसकी रिवीजन क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब जाके देखो जी, अब ये हमारा जो है चेक पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट हो गया कि टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन क्या है, ये हमने कंप्लीट कर लिया जी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। अब मेरे सवालों के जवाब दे देना। मेरे कुछ एग्जाम्पल हैं जी। इधर देखो, मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर बी हैं, ये मिस्टर सी हैं और ये मिस्टर डी हैं। ये 4 लोग हैं जी, ये 4 लोग हैं। इनकी लिमिट जो एप्लीकेबल है, इनके ऊपर लिमिट एप्लीकेबल है, ये इनके ऊपर 10 लाख रुपए की है, इनके ऊपर 20 लाख रुपए की है, इनके ऊपर लिमिट एप्लीकेबल है 40 लाख की, इनके ऊपर भी लिमिट एप्लीकेबल है 40 लाख की, ठीक है जी। इनके ऊपर ये लिमिट एप्लीकेबल है सेक्शन 22 के अंदर। अब ये मत कहना कि सर ऐसा कहां लिखा है, वो हम वहां पे देख लेंगे। बस मैंने आपको बता दिया कि लिमिट एप्लीकेबल है। और जो इनकी एक्चुअल, इनकी टर्नओवर कितनी है? एक्चुअल टर्नओवर है मान लो 12 लाख रुपए, मान लो 18 लाख रुपए, मान लो 42 लाख रुपए,
ठीक है, और मान लो 35 लाख रुपए इनकी एक्चुअल टर्नओवर है, ये इनकी एक्चुअल टर्नओवर है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पहले तो ये बताओ क्या ये लायबल है या नहीं है। आंसर दो सर फटाफट से, अब चैट बॉक्स में आंसर दो सर। इतना समझाने के बाद भी अगर समझ में नहीं आएगा फिर तो काम हो गया मेरा। जल्दी बोलो फटाफट से, क्या ये लायबल है या नहीं है। पहले केस में क्या लायबल है या नहीं है? बिल्कुल लायबल है। 10 लाख रुपए की लिमिट है, 12 लाख रुपए की टर्नओवर है, यस लायबल है क्योंकि 10 लाख से ऊपर है। सेकंड केस में 20 लाख रुपए की लिमिट है, 18 लाख रुपए है, क्या लायबल है या नहीं है? आंसर इज नो, ये लायबल नहीं है। तीसरे केस में 40 लाख की टर्नओवर है और 40 लाख की लिमिट है, 42 लाख रुपए की टर्नओवर है, लायबल है या नहीं है? बिल्कुल लायबल है। चौथे केस में 40 लाख रुपए की लिमिट है, 35 लाख रुपए की टर्नओवर है, क्या लायबल है या नहीं है? आंसर इज नो, ये लायबल नहीं है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मान लो यहां पे ये पर्सन रजिस्टर्ड और नोट, ये लायबल है तो ये जीएसटी में इसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। भाई मिस्टर ए लायबल है, इसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। मिस्टर बी लायबल नहीं है, बट ये कह रहा है मैं अपनी मर्जी से करवाना चाहता हूं। नहीं आ रही बात समझ में? सर मिस्टर बी लायबल नहीं है, ये कह रहा है मुझे अपनी मर्जी से करवाना है, क्या करवा सकता है? आंसर इज यस, इसने अपनी मर्जी से करवा लिया और ये हो गया रजिस्टर्ड और ये हो गया वॉलंटरी, ये हो गया। तीसरे केस में लायबल है तो इसने करवा लिया, ये रजिस्टर्ड पर्सन है। और चौथे केस में लायबल नहीं है और इसने करवाया भी नहीं है, ये कहता है मुझे नहीं करवाना, मैं तो अनरजिस्टर्ड पर्सन रहूंगा, मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, हर बच्चा अगर आंसर देगा ना तो मान जाऊंगा 2107 आपको समझ में आ गया। आंसर दो भाई। हर्षित, शिवांशु सीधे बैठो, हिमांशी सीधे बैठो, नालायक। कई बच्चे तो ऐसे बैठे हैं, आज मैया का जगराता दर्शन पाएंगे, आएंगे गोलगप्पे के साथ पानी मिल के खाएंगे, नालायक। मतलब क्या हो गया, कई बच्चे ढोल की चिमटा, मेरा तो मन करता है मैं ढोल की चिमटा ही ले आऊं। वैसे ही भगवे लाल कलर के कपड़े डाल रहा हूं, मन करता है बाबा बन जाऊं, 1 घंटा के प्रवचन सुनाऊं, ढोल की चिमटा लूं, सब नश्वर दुनिया है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, यही काम करूं? नहीं करना ना तो नालायक को आंसर दो ना, फटाफट से आंसर दो, मुझे फटाफट से बताओ जी। पहले केस में बताओ, फर्स्ट केस में क्या है? फर्स्ट केस में मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या फर्स्ट केस में टैक्सेबल पर्सन है या नहीं है? जल्दी बोलो सर, क्या फर्स्ट केस में टैक्सेबल पर्सन है या नहीं है? आंसर इज यस, ये क्या बन गया जी? टैक्सेबल पर्सन। क्या सेकंड केस में टैक्सेबल पर्सन है या नहीं है? सर मिस्टर बी टैक्सेबल पर्सन है या नहीं? यार मैं तो ना सेशन बंद करके जा रहा हूं जी। मतलब अभी भी कई बच्चे कह रहे हैं नहीं है, मेरा गला सूख गया सर, 40 मिनट हो गए पानी तक नहीं पिया। बच्चा कह रहा है पी लो ना, फिर क्यों पी लूं? पहले आप मुझे सही आंसर दो। एक बात में सही बताओ सर, अभी भी आप नो क्यों कह रहे हो? किस बात के नो कह रहे हो? क्या कह रहे हो? लिमिट आपकी 20 लाख से कम है। नालायक बच्चे, अभी मैंने कहा था कि अगर आपकी लिमिट 20 लाख से कम है बट अपनी मर्जी से करवा लिया तो क्या बन गए? रजिस्टर्ड। और जहां रजिस्टर्ड बने, नालायकों अभी तो हमने पढ़ा कि अगर कोई पर्सन अपनी मर्जी से भी करवा लेगा तो भी टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि टैक्सेबल पर्सन मींस ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, मतलब वॉलंटरी अपनी मर्जी से करवा लिया तो भी कवर हो गया। तो मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, ये भी जो है ये टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा जी, ये भी बनेगा जी। अगले वाला पर्सन, यस ये भी बनेगा। और ये वाला पर्सन जो होगा ये टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। तो साहब अगर ये टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा, चेक पॉइंट नंबर 4 से बाहर हो जाएगा। नो डाउट जो ये काम कर रहा है गुड्स और सर्विस में कवर है, नो डाउट जो ये काम कर रहा है वो सप्लाई में कवर है, नो डाउट ये सप्लाई इंडिया में कर रहा है, बट फिर भी जीएसटी पे नहीं करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि टैक्सेबल पर्सन नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? चेक पॉइंट नंबर 4 की वैल्यू क्या है? सर चेक पॉइंट नंबर 4 की वैल्यू क्या है? कई बच्चों को लग रहा था ये 13 चेक पॉइंट ऐसे ही है, ऐसे नहीं है सर, पूरा इस पे जीएसटी टिका हुआ है। ये बात ध्यान देना सर। ये मिस्टर डी जो है गुड्स सर्विस में डीलिंग कर रहा होगा, सप्लाई में भी कवर होगा, सप्लाई इंडिया में भी कर रहा होगा, फिर भी ये जीएसटी पे नहीं करेगा। रीजन बिंग क्योंकि टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है। तो जो आदमी चेक पॉइंट नंबर 4 से ही बाहर हो गया, तो जीएसटी से ही बाहर हो गया, उस केस में जीएसटी की बातें भी नहीं होंगी। बाकी ऊपर 3 लोग जो हैं वो टैक्सेबल पर्सन हैं, और जब वो टैक्सेबल पर्सन हैं अगर वो एग्जम्पशन में कवर नहीं होंगे तो उन्हें जीएसटी देना पड़ेगा।
ठीक है, तो चाहे कोई पर्सन अपनी मर्जी से भी करवाया हो तो भी वो टीपी बनेगा, और जब वो टीपी बनेगा लाइबल टू पे जीएसटी। बस ये पर ध्यान दो जी। तो मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो फाइनली अब जाके ये तो कंक्लूड हो गया होगा आपको कि ये भी टीपी है, ये भी टीपी है, ये भी टीपी है, ये टीपी नहीं है। हाँ, ये वाला टीपी मिस्टर ए जो टीपी है वो पता क्यों टीपी है? क्योंकि वो सेक्शन 22 में कवर है, लाइबल है। मिस्टर बी जो टीपी है ये लाइबल नहीं है बट अपनी मर्जी से करवा रहा है, तो क्या बन गया? रजिस्टर्ड, तो इसलिए टीपी बन गया। और ये जो है ये भी 22 में कवर है, तो क्या बन गया? लाइबल बन गया। 24 क्या है वो मैंने भी आपको बताया नहीं, क्योंकि 24 में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्टार्टिंग से ही करवाना पड़ता है। जिन बच्चों ने पहले जीएसटी सही ढंग से पढ़ा है उनको शायद पता होगा कि रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में सेक्शन 22 में कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें 10, 20 और 40 लाख की लिमिट ही नहीं है, उन्हें स्टार्टिंग से ही करवाना है। तो वो कौन से लोग होंगे वो सेक्शन 24 में उस चैप्टर में हम डिस्कस कर लेंगे जी। ठीक है, तो फाइनली अब जाके जी विद एग्जाम्पल हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो गया जी। पैकअप कर दूं जी अब, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो डाउट को लिख लेना जी, डाउट को लिख लेना, कमेंट बॉक्स में डाल देना वीडियो खत्म होने के बाद जी। मैं देख लूंगा, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपके डाउट्स मैं टेकअप कर लूंगा जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का, चलो जी। अब एक बार ये पॉइंट कंप्लीट करने के बाद ना अब मैं आ रहा हूँ जी यहाँ पे, इधर देखो ध्यान से। अब जो हमारा अगला चेक पॉइंट है, कहाँ पे है जी अगला चेक पॉइंट? ये देखो जी, अगला चेक पॉइंट है चेक पॉइंट नंबर 6। चेक पॉइंट नंबर 6। अच्छा, इसको ना मैं आज स्टार्ट नहीं कराऊंगा क्योंकि इसमें मुझे मेरा पूरा 1 घंटा लगेगा, और मुझे 1 घंटा लगाना भी है इसके ऊपर, मुझे 1 घंटा लगाना भी है। 18 घंटे की रिवीजन क्लास में मैंने इस पर आधा घंटा लगाया था। अब मुझे लगाना है 1 घंटा रीजन, क्योंकि आपके हर अटेम्प्ट में, चाहे एग्जी का बच्चा हो, चाहे प्रोफेशनल का हो, चाहे वो सीए का हो, चाहे वो कोई भी हो, हर अटेम्प्ट में सिंगल अटेम्प्ट भी ऐसा नहीं गया जब क्वेश्चन वैल्यूएशन में से ना बनाओ। अगर मैं कहूं ना मोस्ट, ये मोस्ट भी नहीं, ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट चैप्टर है वैल्यूएशन का। और सोच के देखना, अगर वैल्यू ही निकालनी नहीं आती होगी तो जीएसटी कैसे निकालेंगे? सर ये कैलकुलेटर गुड्स है, इसको सेल करना सप्लाई है, सप्लाई इंडिया में हो रही है, मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, एग्जम्पशन में कवर नहीं है, तो जीएसटी देना पड़ेगा ना। वैल्यू निकालनी नहीं आती। मुझे किसी ने पूछा वैल्यू निकाल के बता दो, मैं कहा ये गुड्स है। कह रहे वैल्यू कितनी आएगी? मैं कहा ये सप्लाई है। कह रहे वैल्यू कितनी आएगी? मैं कहा सप्लाई इंडिया में है। कह रहे वैल्यू कितनी आएगी? मैं कहा टैक्सेबल पर्सन है। कह रहे वैल्यू कितनी आएगी? मैं कहा एग्जम्पशन में कवर नहीं है। कह रहे वैल्यू कितनी आएगी? मैं कहा जीएसटी लग गया। कह रहे नालायक बच्चे, वैल्यू कितनी आएगी? मैं कहा वो नहीं पता। मतलब 5 गेट क्लियर हो चुके हैं, तो सबसे मेन पॉइंट क्या है कि भैया अगर जीएसटी पे करना है तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आज मैं थोड़ा सा ना सिर्फ 5-10 मिनट आपके और लूंगा, देन मैं क्लास पैकअप कर दूंगा। ठीक है जी, कल फिर दोबारा से मैं लाइव आऊंगा जी, कल लाइव ही आऊंगा मैं प्योर। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना जी, कल हम वैल्यूएशन का टॉपिक स्टार्टिंग से करेंगे। कल भूल के भी क्लास मिस मत कर देना जी, कल भूल के भी ये भूल ना हो जाए कि क्लास मिस करनी है। और आज तो फादर डे है, ठीक है। आज अगर कोई बच्चा डिसलाइक करके जाएगा ना, देख लेना फिर गंदी बात होगी सर। आज डिसलाइक मत करना सर, आगे पीछे वैसे आप डिसलाइक बहुत ठोकते हो। कई लोग तो हैं जो वीडियो देखते ही नहीं वो डिसलाइक ठोक देते, पता नहीं वो कैसे कर्म कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है सर, उनको पता ही नहीं वो कैसे कर्म कर रहे हैं। सही बताऊं तो अच्छे पे भी अगर बुरा करोगे तो मैं क्या करूं सर? अगर अच्छे काम पे भी बुरा करोगे तो फिर मेरे को नहीं पता क्या होगा। फिर वो है ना, वो ऊपर वाला, वो सब देख रहा है जी, उसके हिसाब किताब में कोई कमी नहीं है। सही बता रहा हूँ, उसके हिसाब किताब में कोई भी कमी नहीं, ध्यान रखना जी। उस तो पूरे रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं। 130 करोड़ लोग हमारे इंडिया के हैं, पूरे ब्रह्मांड में कितने लोग हैं किसी की शक्ल मैच नहीं करती, उसके हिसाब किताब में कोई कमी है ही नहीं, सब लेखा जोखा उसके पास है। तो बेटर यह है कि जितना हो सके अच्छे कर्म करो, अपने दिल से करो, अपनी सेटिस्फेक्शन से करो। तो अगर किसी को ऊपर इनकरेज नहीं कर सकते तो कम से कम डिस्करेज भी मत करो। मैं तो ऑलवेज बताऊं, लाइक मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। डिसलाइक करने से सर मुझे भी हर्ट होता है, मेरा मोटिवेशन टूटता है। ये नहीं कह रहा कि मुझे मेहनत नहीं करनी, मेहनत मुझे डबल करनी है, बट थोड़ा सा ये होता है ना कि चलो यार कमी तो बता दो यार, कम से कम कमी इंप्रूव कर लें, कमी बता दो। कमी भी नहीं बताते बच्चे, नालायक ऐसे हैं। चलो जी, मेरा बस आपसे रिक्वेस्ट थी, बाकी आपकी मर्जी है सर। इधर देखना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक बार फटाफट से वैल्यूएशन का ना ओवरव्यू दे रहा हूँ, करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अब आप में से ना कई बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये वैल्यूएशन का चैप्टर गवर्नमेंट लेकर क्यों आई? भाई हमें समझ नहीं आ रहा। जैसे रेगुलर बैच वाला एक सामने बच्चा बैठा है, यादव जी, क्या नाम है? अभिषेक यादव। यादव जी हमारे सामने बैठे। यादव जी कह रहे सर मैंने ये समझ नहीं आ रहा ये वैल्यूएशन का चैप्टर हम लेकर क्यों आए? मैं कहा यादव जी पहली बात तो हम लेकर ना, ये गवर्नमेंट लेके आई। कहता वही मैंने बेरा नहीं लाग रहा कि ये वैल्यूएशन क्यों लेकर आई गवर्नमेंट।
क्योंकि जब हमने आपको फीस पे की, उस फीस पे ही तो जीएसटी लगेगा। मैं कहा यादव जी सारे आप जैसे लोग नहीं होते ना, आपने तो मुझे पूरी फीस पे कर दी, आपकी तो पूरी फीस पे जीएसटी लग गया। बट मान लो ये शिवांशु कहता है कि मैं तो फीस पे करूंगा 5,000 पे, साथ में गिफ्ट दूंगा, तो यादव जी गिफ्ट की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। मान लो साथ में दृष्टि है, दृष्टि कहती भाई मैं तो सारा पेमेंट ही मनी में नहीं करूंगी, मैं सारा ही इन काइंड में करूंगी। अब अगर सारी पेमेंट ही इन काइंड में कर दी, यादव जी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। और यादव जी मैं आपको एग्जांपल और दे दूं, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, यादव जी मान लो एक बच्चा है, क्या नाम है, प्रखर। ये प्रखर है, ये मेरे मामा जी का लड़का है, ये मेरे मामा जी का लड़का है जी। वैसे मेरी नॉर्मल फीस 10,000 रुपये है यादव जी, बट ये कह रहा है मैं 7,000 रुपये दूंगा। मैं कोई दिक्कत नहीं, मामा जी का लड़का 7,000 रुपये दे दे। अब गवर्नमेंट को तो दिक्कत होगी ना, गवर्नमेंट कहेगी भाई तेरे मामा का लड़का है, मेरे मामा का थोड़ा है। सर गवर्नमेंट ये बात सोचेगी नहीं? यस सोचेगी, गवर्नमेंट ये बात सोचेगी भाई तेरे मामा का लड़का है, मेरे मामा का थोड़ा है। अब अगर तेरे मामा का लड़का है, तूने 7,000 में क्लास दी, हम नुकसान क्यों बियर करें? तो ये वैल्यू 7,000 रुपये नहीं है, इसकी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। यादव जी कह रहे अच्छा हाँ सर बात तो सही है। भाई प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कई बार होता है, कई बार हम वैल्यू कम चार्ज कर लेते हैं, कई बार मनी कंसिडरेशन के साथ इन काइंड में भी कुछ होता है। तो अगर इन काइंड में है, या मान लो मैंने आपके लिए कोई काम किया, आपने बदले में मेरे लिए कोई काम किया, तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। याद करो मैं कहा डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। तो किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि वैल्यू के बिना जीएसटी नहीं है, और अगर वैल्यू ही नहीं होगी तो जीएसटी नहीं होगा, जीएसटी ही नहीं होगा तो हु इज लायबल टू पे जीएसटी या व्हेन इज लायबल टू पे जीएसटी, वो बातें ही नहीं आएंगी। तो सबसे मेन मुद्दा है वैल्यू निकालने का। अब जब मैं गवर्नमेंट के पास दौड़ा दौड़ा गया, तो गवर्नमेंट ने कहा सर, मैंने कहा हाँ, गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा ही वैल्यू अगर आपको निकालनी है ना, तो उसके लिए आप सेक्शन 15 के पास जाओ। बस आज मैं इतना बताना चाहता हूं कि सेक्शन 15 में आपके टोटल मिला के 5 सब सेक्शन है। सेक्शन 15 में टोटल मिला के 5 सब सेक्शन है, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5). एक बार चैट बॉक्स में लिख के जाना जी, चैट बॉक्स में लिख के जाओ 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5). एक बार दोबारा लिखो 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5). 15(1) ये बात कहेगा, कल की क्लास में देखेंगे, 15(1) ये बात बोलेगा, 15(1) में 15(2) ऐड कर दो, 15(3) माइनस कर दो, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। 15(1) ये बात बोलेगा कि 15(1) में 15(2) जोड़ दो, 15(3) हटा दो, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। 15(4) कहता है अगर तुम्हारी वैल्यू सेक्शन में नहीं निकल पा रही 15(1) में, तो ऐसा करो, चंपा 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 करते हुए तुम जंगलों में जाओ, रूल्स के पास जाओ, और रूल नंबर 27 से लेकर रूल नंबर 31 तक फॉलो कर लो, तुम्हारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। 15(5) कहता है कुछ स्पेशल केसेस होंगे जहां वैल्यू निकालनी पड़ेगी, रूल नंबर 32, फॉरेन एक्सचेंज वाले हो गया, लॉटरी वाले हो गया, आपके एयर ट्रैवल वाले हो गया जी, लाइफ इंश्योरेंस वाले हो गया, उस केस में वैल्यू कैसे निकलती है, वो सारी बातें रूल नंबर 32 की हैं। फिर 33 रूल भी है, 34 रूल भी है, 35 रूल भी है, तो रूल नंबर 35 सारे वैल्यूएशन के हैं। तो प्रोफेशनल के अंदर भी रूल्स एप्लीकेबल हैं, एग्जीक्यूटिव के अंदर भी रूल्स एप्लीकेबल हैं। हाँ, जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं उनके अंदर रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, और आई थिंक सीए इंटर के अंदर भी रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। बाकी मेरी पूरी सीएस फैमिली के अंदर रूल्स एप्लीकेबल होंगे, तो अपने रूल्स भी करने हैं और सेक्शन भी करने हैं, जो कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो बस ये बातें आज आपने पढ़नी है, बस यहीं तक आज हम क्लास कर रहे हैं। आज आपने सिर्फ एक बात करनी है, टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, बहुत ध्यान से एक बार रिवाइज करना। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल देना जी। नेक्स्ट क्लास में मैं सही बता रहा हूँ, सही टाइम पे आ जाना सर, क्योंकि नेक्स्ट क्लास अगेन हमारी 11:30 बजे तक होगी, और हम स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन का टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है जी? चल सकते हैं अब? पक्का पक्का चलें जी? चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम कल रात को 10 बजे, सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी। और ध्यान रखना नालायक को, लाइक का बटन हो सके तो तोड़ के चले जाना, ठीक है जी। यूट्यूब वालों से मैं अपने आप बात कर लूँगा, हो सके तो लाइक का बटन तोड़ देना, मरोड़ देना उसको, ठीक है। कई बच्चे कह रहे हैं अगर डिसलाइक के बटन पे हम ये काम करें, वो आपकी मर्जी है जी। मैंने अपना काम किया, आपने अपना काम करना है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच वंस अगेन, जय हिंद जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू जी, बाय बाय।